अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान पर हमला अमेरिका और इसराइल के गले पड़ गया है। खबरें ये आ रही हैं कि ईरान जो जवाबी वार कर रहा है उससे अमेरिका और इसराइल के अंदर चीखें निकल रही हैं। बाकायदा ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका के 500 फौजी अब तक हलाक हो गए हैं। अमेरिका से जो तस्वीरें जो वीडियोस सामने आ रही हैं, जिस तरह के ताबूत अमेरिका पहुंचाए जा रहे हैं, दोस्तों अमेरिका और इसराइल ज्यादा देर इस जंग को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ये दावा कर रहा है कि अब तक हमने अपने जो खतरनाक मिसाइल है, अपना जो खतरनाक असला है, उसको तो इस्तेमाल ही नहीं किया। और जब उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो अमेरिका और इसराइल की जो अभी चीखें निकल रही हैं उनमें मजीद इजाफा हो जाएगा। चीन और रूस के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने खुफिया तौर पर ईरान की इमदाद मदद शुरू कर दी है। आखिर सूरत हाल क्या है? अमेरिकी मीडिया दावे कर रहा है कि जो ईरान है उसके मिसाइल चंद दिन के रह गए हैं और वो खत्म हो जाएंगे। तेहरान में क्या सूरत हाल है, हकाइक हमें बताने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी मौजूद हैं। तेहरान से मौजूद हैं जॉन हुसैन, इनका अपना यूट्यूब चैनल है जॉन हुसैन ऑफिशियल के नाम से। लम्हा व लम्हा वो वहां पर मालूमात दे रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जॉन भाई, ये बताइएगा, अमेरिका और इसराइल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास चंद दिन के मिसाइल हैं, उसके बाद ईरान की हवा निकल जाएगी, ईरान माफिया मांगने लगेगा। असल सूरत हाल क्या है? अगली ईरान की चाल क्या होने वाली है? बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई, इतना अच्छा आपने वेलकम किया। देखें, अमेरिका तो ये क्लेम कर रहा है, वो कह रहा है, पहली बात उसने की कि हमारे पास एयर स्पेस का कंट्रोल है पूरा। हमने इनके जो लॉन्चर हैं, लॉन्च पैड्स हैं, वो ख़त्म कर दिए हैं। हमने इनके सारे कमांडरों को जो है वो मार दिया है। हमने सारी नेवी को ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर हम हकायक देखें तो एक तेल की बूंद भी इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 4 दिन हो गए हैं, एक तेल की बूंद ईरान ने जाने नहीं दी। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने लॉन्चर डिस्ट्रॉय कर दिए और मिसाइल जो है स्टॉक पाइल नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं रोजाना रॉकेट्स उड़ते हुए जा रहे हैं तेहरान की स्काईलाइन से। रोज रोज रात को लोग शहरी से पहले आते हैं ऊपर छत पे और पॉपकॉर्न खाते हुए देखते हैं कि रॉकेट जा रहे हैं उन्हीं बेसिस से जहाँ पे अमेरिका अटैक करता है। तो अमेरिका जिस ख्याली पुलाव में रह रहा है इतने सालों से कि यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटेस्ट में लोग बाहर आ जाएंगे, ये बार बार उसको धोखा मिला है नेतन्याहू की जो बातें हैं उससे। और खुद से अभी रियलाइजेशन वो कर लेगा कि $10,000 का जब ड्रोन जाता है और जब उसके ऊपर $1 मिलियन की थर्ड इंटरसेप्टर लगती है, तो कॉस्ट उनकी क्या होती है और ईरान की क्या होती है। दूसरा ये कि अरब ममालिक में अब लड़ाई शुरू हो गई है अमेरिका के साथ कि आप इसराइल को तो डिफेंड कर रहे हैं लेकिन आप हमें डिफेंड नहीं कर रहे। हमारे इंटरसेप्टर्स जो है वो आपने कमजोर छोड़े हुए हैं। थर्ड इंटरसेप्टर ईरान थर्ड इंटरसेप्टर अमेरिका अमेरिका ने मंगवाया था, कोरिया से शिफ्ट करवाया था अपने बेसिस के अंदर। उस थर्ड इंटरसेप्टर को भी इन्होंने ड्रोन्स की बमबारी से जो है वो उड़ा दिया। और यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि लोग कहते हैं कि ईरान जो है वो हमले नहीं कर रहा। ईरान ने 19 वेव्स लॉन्च की हैं अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ। अमेरिका के जो टारगेट्स हैं, जो बेसिस हैं, सारे मुसलमान ममालिक को ईरान जो है वो नहीं टारगेट कर रहा। टर्की को ईरान ने हमला नहीं किया, अजरबैजान पे हमला नहीं किया, ओमान पे हमला नहीं किया। जो जो कंट्रीज जिन्होंने वादे किए कि हम आपको हम अपने जमीन से या समंदर से या हवा से सपोर्ट नहीं देंगे, उन्होंने जब वादा खिलाफी की तो ईरान ने उनके ऊपर टारगेट किया है। और 3 जेट जो अमेरिका के गिरे हैं वो सारी तफसीलात तो आपके सामने है कि वो किस तरीके से नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी स्ट्राइक होने की जो वीडियो है, अब अल्लाह की तरफ से शायद मोजज़ा है कि खुद ही तीनों गिर गए। बहरहाल हकायक लोगों के सामने आ जाएंगे कि किस तरह की बमबारी इसराइल के अंदर इस वक्त हो रही है और किस तरह का नुकसान हुआ है। सेंसरशिप तो है वहां पे, तो मीडिया से कैमरे उखाड़ उखाड़ के वो लेके जा रहे हैं, लेकिन पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि ईरान इतनी आसानी से झुकेगा नहीं। अच्छा, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करने के हवाले से जो खबरें आ रही थी, बाकायदा आईआरजीसी ने बयान दिया कि एक शिप भी हम वहां से गुजरने नहीं देंगे और अगर किसी ने गुजरने की कोशिश की तो हम उसको आग लगा देंगे। अब ये जो पट्टी है तेल के हवाले से बहुत अहम है। दुनिया का 20% तेल यहाँ से गुजरता है। तेल की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। ऑयल प्राइसेस लग रहा है कि वो $100 क्रॉस कर जाएंगी बैरल जो है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करने के हवाले से ईरान की आईआरजीसी की हिकमत अमली क्या हो सकती है? वहां पे जो मीडिया है उसको किस तरह एनालाइज कर रहा है तेहरान के अंदर? देखें, इसके अंदर जो सारी स्ट्रेट हार्मोज की बात है, बिल्कुल सही बात है कि दुनिया मुतासर हो रही है, दुनिया की ऑयल सप्लाई का वो अफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि कल को अगर इसराइल अमेरिका को बोले कि आप ज़रा पाकिस्तान की जो मैरी टाइम बाउंड्री है उसके ओशन में आके खड़े हो जाएं और उनको बोलें कि आप डी न्यूक्लियराइज करें वरना हम आपको मारेंगे, तो क्या पाकिस्तान अपनी मैरी टाइम बाउंड्रीज को खुला रखे? क्या पाकिस्तान का हक नहीं है कि वो अपनी मैरी टाइम बाउंड्रीज में जो दिल चाहता है वो करे? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे
आ, किसी का भी आर्गुमेंट के पाकिस्तान से चावल आते हैं तो हमें चावल नहीं मिल रहे, ये सारी जो बातें हैं, अगर जंग मुसल्लत होती है तो एक मुल्क के पास ऑप्शन नहीं होता। दूसरा ये कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी अभी आने की कोशिश, मैं आपको ताज़ा खबर दे रहा हूँ, एयरक्राफ्ट कैरियर ने आने की कोशिश की यहाँ पे मैरीटाइम बॉर्डर्स में। ओमान के डिस्टेंस आया 340 किलोमीटर के, कि वो कंट्रोल करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। आप इसको डायरेक्ट हिट पड़े रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से, आपको ये ताज़ा तरीन खबर मिल गई होगी, और डायरेक्ट हिट पड़े इसको, और ये छोड़ेंगे नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सालों से जो मुसलमान ममालिक, बरादर मुसलमान ममालिक जिनके इसराइल के साथ या तो डायरेक्टली अच्छे ताल्लुकात हैं या तो इनडायरेक्टली अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने जो बेसिस दिए अमेरिका को, इतने सालों से अमेरिका ने इनको बोला हुआ है कि हम जो है जाहिर है ईरान को खतरे में डालने के लिए रखे हुए थे यहाँ पे। तो ईरान उसको बिल्कुल समझ रहा है कि हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन है, और किसी भी चीज़ का लिहाज, किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप का लिहाज जो है ईरान नहीं रखेगा इस वक्त। अच्छा, आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत के बाद उनका तदफीन का जो मामला था वो 4 तारीख को होना था, टाइम भी दे दिया गया था, फिर उसको मुलतवी कर दिया गया। एक उसकी क्या वजह थी? और दूसरा ये जो नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब है, वो ऑफिशियली कब तक डिक्लेयर हो जाएगा? रिपोर्ट तो ये हो रहा है कि जो मुश्तबा खामनाई हैं वो सुप्रीम लीडर बन गए हैं, मीडिया मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म ये रिपोर्ट कर रहे हैं। असल सूरत हाल ईरान में क्या है? जी देखिए, ये जो आगे किया है तदफीन के जो मराइल हैं उनको, जो उनको आगे इस तरीके से किया है कि पहले प्लान ये था कि इमाम खुमैनी का जो मुसल्ला है उस पे आना था, सब लोगों ने वहाँ पे ताज़ियत करनी थी, और उनको तदफीन जो होती 3 दिन के बाद वो मशहद में होती। लेकिन इसको आगे इसलिए करना पड़ा क्योंकि थ्रेट थी बहुत सीरियस कि अमेरिका वहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है, या कोई टेररिज्म का अटैक, जो कुर्दिश एलिमेंट्स हैं ईरान के अंदर या मुजाहिदीन खल्क के जो टेररिस्ट हैं वो मुसल्ला होकर वहाँ पे अटैक करते। तो इस खतरे की वजह से उन्होंने लोकेशन चेंज की, और तेहरान में लोकेशन चेंज की, और प्रोसेशंस को दिखाया गया है हर जगह से, मोहल्लों में रैलीज निकली हैं, लोग बाहर निकले हैं, लेकिन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहे। दूसरी, क्योंकि जाहिर है एयर स्ट्राइक हो जाए तो बहुत बड़ा जानी नुकसान होगा वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका तो किसी भी चीज़ का बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसराइल जो है उसको खून की आदत लगी हुई है, तो वो कहीं भी अटैक कर रहा है। और जहाँ तक बात रही मुश्तबा खामनाई की, देखें, मुश्तबा खामनाई की कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं हुई है, ना ही अनऑफिशियली वो बैठ के उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खबरें उन्होंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए और एक सेंटिमेंट बनाने के लिए ईरान में की हैं, क्योंकि बहरहाल मुश्तबा खामनाई का बहुत अच्छा सेंटिमेंट इस वक्त पाया जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुश्तबा खामनाई के ऊपर है, और हो भी सकता है कि मुश्तबा खामनाई को ये इलेक्ट कर लें। लेकिन एंड ऑफ द डे डिसीजन जो है वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो कि खुबरगान है वो डिसाइड करेगी, जो कि इलेक्टेड बॉडी है वो डिसाइड करेगी कि कौन होगा नेक्स्ट सुप्रीम लीडर ईरान का। और इसके अंदर ताखीर इसलिए हुई इन मरहलों के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा कि कुंभ के अंदर कुछ दिनों पहले हमला किया गया खुबरगान की बिल्डिंग के ऊपर, और पूरी बिल्डिंग को उड़ाया गया इस चक्कर में, क्योंकि उनको लग रहा था कि वहां पे खुबरगान के लोग बैठे हुए डिलिबरेट कर रहे हैं सारी चीजों पे, जबकि वो वहां पे नहीं थे। तो इसलिए ये चेंजेस हुए, वरना पहले यही इम्कानात थे कि जो नए सुप्रीम लीडर आएंगे वही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और तदफीन उन्हीं के हिसाब से होगी। लेकिन अब ये एक हफ्ते के बाद एक्सपेक्टेड है कि कोई डिसीजन जो है वो आएगा सुप्रीम लीडर के हवाले से, शायद जल्दी भी आ जाए। और जो मुश्तबा खामनई है उनकी अगर पर्सनालिटी के बारे में बताएं, ज्यादा वो पब्लिकली हमने नहीं देखा, शायद वो इतने ज्यादा पब्लिकली आए हों, उनका इतना ज्यादा पब्लिक एक्सपोजर हुआ हो। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो ग्रिप है ऑन मिलिट्री जो मामलात हैं, और ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामलात हैं या जो इस तरह के मामलात हैं, उनमें उनकी जो ग्रिप है वो बहुत ज्यादा है। और अगर अगर मैंने इस पे वीडियो भी की थी कि अगर मुश्तबा खामनाई अगले सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, तो मेरा ख्याल है, जो कि मैंने एनालिसिस मुख्तलिफ देखा, रिसर्च की, कि आयतुल्लाह खामनाई शायद इजराइल और अमेरिका ये कहें कि वो होते तो बेहतर होता, कि मुश्तबा खामनाई उनसे भी ज्यादा हार्ड लाइन ले सकते हैं। नो निगोसिएशंस, नो मुज़ाकरात, अब अगर जंग करनी है तो पूरी तरह जंग करनी है। मुश्तबा खामनाई ऑल आउट जाने वाला है, वो ना ओमान के जरिए मुज़ाकरात करने वाला है, ना वो जेनेवा में मुज़ाकरात करने वाला है, ना वो किसी और थर्ड पार्टी के जरिए मुज़ाकरात करने वाला है। ये जो परसेप्शन है मुश्तबा खामनाई के हवाले से, इस हवाले से हकाइक क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मुश्तबा खामनाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मामलात जो उन्होंने जाहिर सी बात है बचपन से वो आयतुल्लाह खामनाई के साथ रहे, पॉलिटिकल डिसीजंस जो लेते थे आयतुल्लाह खामनाई, उनसे उनसे
इंस्पिरेशन भी ली। बहुत सारे ऐसे मामला स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री हैं जिस पे मुश्तबा खामनाई डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में रहे। आयतुल्ला खामनाई के पैगामात के हवाले से और उनकी कम्युनिकेशन के हवाले से फैसलों के अंदर उनका अपना भी व्यू था, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट ज़ाहिर है नहीं किया गया क्योंकि वो सुप्रीम लीडर तो नहीं है बहरहाल, लेकिन एज अ न्यूट्रल उन्होंने जो सारी चीज़ें देखी हैं, जो एक्सपीरियंस की हैं, उस एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है। और जो देखिए मुश्तबा खामनाई के, बिल्कुल आपने सही कहा, उनका नेगोशिएशन का बिल्कुल भी वो स्कोप मुझे नहीं लगता रखेंगे क्योंकि वो एक्सट्रीमली इनकलाबी आदमी है। पॉलिटिकली उनका बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी बंदे का है ईरान के अंदर इस वक्त तो मुश्तबा खामनाई का है। हो सकता है कि वो एज अ सुप्रीम लीडर आएँ और उनके साथ पैरेलल आयतुल्ला अराकी, जिस तरीके से आयतुल्ला खामनाई के दौर में सुप्रीम लीडर जब बने थे आयतुल्ला खामनाई, तो आयतुल्ला खामनाई वली अहद थे। वली अहद मतलब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग आयतुल्ला खामनाई के हाथ में थी, और मजहबी मामलात यानी फ़िक़ही मामलात आयतुल्ला अराकी के ज़िम्मे थी, क्योंकि आयतुल्ला खामनाई मुज्तहिद तो थे लेकिन मर्जा नहीं थे। अब ये दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि मुज्तहिद के ऊपर तकलीद हराम होती है, वो तकलीद किसी की नहीं कर सकता, उसके अपने फैसले वो लेता है, लेकिन वो फतवे इशू भी नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो पॉलिटिकली मुश्तबा खामनाई ये फैसले ले सकते हैं बीइंग अ मुज्तहिद। मजहबी मामलात के अंदर हाउएवर किसी और को शायद लाया जाए अगर उनकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती तो बिल्कुल उनकी जो ज़िंदगी है वो जंग के दौरान आपको पता ही है, आयतुल्ला खामनाई ने भी पार्टिसिपेट किया, उनके बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, अपनी एक हाथ उनका पैरालाइज भी हुआ और आयतुल्ला खामनाई का। और जाहिर सी बात है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो मुश्तबा खामनाई की रही है सारे मामलात के साथ, तो नज़र तो यही आ रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल को ख़तरा फील होता था आयतुल्ला खामनाई से, वो कुछ भी खतरा नहीं था जो उनको मुश्तबा खामनाई से फील होगा या फेस होगा। का जो ईरान के टारगेट्स हैं वो क्या है? लेट्स सपोज कि अमेरिका और इसराइल के टारगेट तो नजर आते हैं, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, वो कहते हैं हमें खत्म करना है, वहां पर रिजीम को चेंज करना है, ऐसा बंदा लेके आना है जो मॉडरेट हो, जो अमेरिका से बात करे, अमेरिका की शर्त को माने। तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो चंद नजर आ रहे हैं। अब ईरान का एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है जो वो अचीव करना चाहता है? मेरे ख्याल में अमेरिका के भी ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल में चेंज हो गए क्योंकि उनकी रिजीम चेंज की बात जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। तो अब मेरे ख्याल में वो इस चीज़ के ऊपर जाएंगे कि यहाँ पे एनार्की हो, यहाँ पे ला कानून कानून जो है वो ख़त्म हो जाए, यहाँ पे बिल्कुल डिसऑर्डर की पोजीशन हो, क्योंकि जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं अदनान भाई, वो मेट्रो स्टेशन के ऊपर, स्टेडियम के अंदर, आज़ादी स्क्वायर के ऊपर, फिरदौसी स्क्वायर के ऊपर, सिविलियन जगहों पर रेड क्रॉस ने कहा है कि 105 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अटैक किया है, जिसमें 21 हॉस्पिटल हैं इंक्लूडेड। फायर ब्रिगेड तक को उन्होंने फायर ब्रिगेड डिपोज को टारगेट किया है। तो मेरे ख्याल में उनका प्लान चेंज हो गया इस हिसाब से। ईरान के अगर टैक्टिकल हदफ हम कंपेयर करें, स्ट्रेटेजिक हदफ तो हम सबको पता है कि अमेरिका और इसराइल से लड़ाई है, लेकिन टैक्टिकल हदफ अगर डिस्कस करें तो अमेरिका ईरान ने इस वक्त जो पॉलिसी अपनाई है वो ये अपनाई है कि जहाँ से अमेरिका को वो जो जो उस जंग के अंदर इन्वॉल्व होगा मुल्क, उस मुल्क के अंदर जो अमेरिकन एसेट्स होंगे उनको टारगेट बनाएंगे। और ये जो बेड़ी बेड़ा आया हुआ है, ये जो आग के फर्स्ट वेव करके 2000 किलोमीटर पीछे चला गया था, जब जब वो पास आएगा उसके ऊपर अटेम्प्ट की जाएगी अटैक की, और उसको अटैक किया जाएगा। इनकी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन ममालिक के अंदर जिन्होंने सपोर्ट किया अमेरिका को, उनके अंदर उनको डिस्ट्रप्शन फेस करनी पड़ेगी, उनके अंदर उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और किसी भी तरीके से इस ईरान का जो मकसद है, मैं अगर आपको समराइज करके बताऊं तो वो बदला है, क्योंकि अवाम चाहती है कि बस ये बदला लें इस वक्त किसी भी तरीके से आयतुल्ला खामनाई की शहादत का। एक जो सेंटिमेंट जिसको इसराइल और अमेरिका एक्सप्लॉइट करना चाहते थे दिसंबर के आखिर में और जनवरी के शुरू में, वो था लोग महंगाई से परेशान थे। तो अब वो जो सेंटिमेंट महंगाई वाला था, अब लोग जो महंगाई से परेशान थे, अब वो भी, उनका भी जो हुब्बुल वतनी का जज्बा कहते हैं, नेशनलिज्म का जज्बा, वो जाग गया है और वो महंगाई को भूल गए। क्या सेंटिमेंट है? मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे रियाल जो है ना, ईरानी रियाल, वो कम हुआ है। दुनिया भर में हमें नजर आ रहा है कि करेंसियां गिर रही हैं, इनकी करेंसी बढ़ रही है। तो ईरानी जो है वो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप मार्केट्स में जाएं, मैंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे इस पे वीडियो भी लगाई है, और यूट्यूब पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो दिखाऊंगा, मॉल्स में जाके, दुकानों में जाके, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें डिमांड एंड सप्लाई का कोई इशू नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल मौजूद हैं, लोग नॉर्मली ज़िंदगी गुजार रहे हैं इकोनॉमिकली। ऑफिस भी खुलने वाले हैं, छुट्टियां तो चल रही हैं क्योंकि आयतुल्ला खामनाई के सोग की वजह से ऑफिस बंद हैं। लेकिन अभी आपको नज़र आएगा कि ऑफिस जब खुलेंगे तो आपको और ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आएगी, और वैसे तो नज़र आ ही रही है। लेकिन इकोनॉमिक हालात में परेशान इतना ईरान नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेस्टिक रिलायंस बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के ऊपर। डॉलर के रेट भले बढ़ जाएं, लेकिन इनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो कंप्लीट है। वाटर सिक्योरिटी के अंदर थोड़े से इश्यूज जाहिर है, डैम, क्योंकि हमें पता है काफ़ी टाइम से डैम्स जो है वो बारिशों की वजह से
कम है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना मसला नहीं है। तो ईरान टूथपिक से लेकर रॉकेट तक जब सब कुछ खुद बनाता है, तो उसको इकोनॉमिक हालात से इतनी परेशानी नहीं है जितना अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जो ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। उससे अगर कंपेयर करें तो हालात बहुत बेहतर हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब ये इकोनॉमिक हालात जो हैं वो इस तरीके के हैं। लोग लोग रोटी या पैसे के बारे में नहीं सोच रहे। लोग सिर्फ आयतुल्ला खामनेई की शहादत की वजह से सिर्फ और सिर्फ उनको जो परवाह है वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, और किसी चीज़ की नहीं है मेरी नज़र में। अच्छा, हमने देखा अभी 2 दिनों में अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया, बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स ने, सीएनएन, वाशिंगटन पोस्ट, दीगर ने, कि डोनाल्ड ट्रंप ने इराक और ईरान के अंदर जो कुर्द मलेशिया है, कुर्द जो सेपरेटिस्ट हैं, उनके लीडर से बाकायदा फ़ोन पे बात की है, उनसे राब्ता किया है, उनको कहा है कि हम आपको हर तरह का सपोर्ट देने को तैयार हैं। तो ईरान की असेसमेंट है, क्योंकि ईरान ने क्लेम किया कि उन्होंने भी कुर्दों के जो लीडर्स हैं, उनको टारगेट किया है। इस हवाले से ये कुर्द जो हैं, वो क्या मसाइल पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपको खबरों में शायद आएगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि ईरान के अंदर भी कुर्दिश सेपरेटिस्ट जो हैं वो हैं, और मुसल्लह हैं। सीआईए और मोसाद ने उनको मुसल्लह किया हुआ है, असला दिया हुआ है उनको। तो कुछ दिनों में हो सकता है आपके पास खबरें आएँ कि रोडों के ऊपर, शहरों के अंदर आपको नज़र आए कि लड़ाई जो है वो गनों के साथ चल रही हो। वो अमेरिकन मीडिया जो कहता रहता है कि प्रोटेस्टर निकले, ये तो आप सबको समझ में आ गया कि वो प्रोटेस्टर नहीं थे जो निकले थे, वो सारे जो एजेंट्स थे इनके, वो निकले थे। तो अभी भी दोबारा आपको नजर आएगा कि कुर्दी निकलेंगे। कुर्दों ने, इराकी कुर्दिस्तान के जो कुर्द हैं, उन्होंने बोल दिया है कि हम नहीं चाहते अपने बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी। लेकिन अजरबैजान और सीरिया की साइड से जो कुर्दिश जो जोन्स हैं, और ईरान के अंदर जो कुर्दिश सेपरेटिस्ट हैं, इनको बिल्कुल मोबिलाइज करने का प्लान है। और इसकी प्लान की जो पूरे करने की सेटअप है, उसके अंदर इन्होंने पुलिस स्टेशंस को, जो मोहल्लों के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं, उन पुलिस स्टेशंस को एक एक करके एयर स्ट्राइक करना शुरू किया है, और एयर स्ट्राइक करके उनको तबाह किया है। और बसीज के जो बेसिस हैं उनको भी उन्होंने टारगेट करके तबाह करने की कोशिश की है। तो इस पे बिल्कुल नजर आएगा आपको थोड़े टाइम बाद कि ये प्रोपागेंडा दोबारा शुरू होगा दुनिया में। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइएगा, चाइना ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि हम जो ईरान की सॉवरेनिटी है, उसको वायलेट होने नहीं देंगे, उसका दिफा करेंगे। उसके बाद अब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान भी आया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो रूस और जो चीन है, वो क्या ईरान के साथ ऑन ग्राउंड, या उनको कोई सपोर्ट आ रही है, टेक्निकल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, या किस तरह की, किसी तरह की? देखिए देखिए अदनान भाई, इनडायरेक्ट सपोर्ट जो भी आ रही हो वो बिल्कुल सपोर्ट किया है। खबर भी यही है, इंटरनली भी यही पता है कि कार्गो मूवमेंट्स हुई हैं और सपोर्ट किया गया। टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट जो है ईरान को दिया गया है रशिया और चाइना की तरफ से काफ़ी चीज़ों में। लेकिन डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होगा। रशिया के अपने इश्यूज चल रहे हैं यूक्रेन के साथ, और अमेरिका के जो भी उनके साथ टर्म्स एंड सैंक्शंस के अंडर वो परेशान, थोड़े से उलझे हुए हैं। चाइना ऑन दी अदर हैंड नॉन कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी पहले से रखा हुआ है, और उसकी एनर्जी नीड्स भी ईरान फुलफिल करता रहेगा, क्योंकि चाइना अब ईरान से तेल मंगवाएगा ज़्यादा, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। तो ये जो चेंज हो रही है चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि चाइना और रशिया डायरेक्टली ईरान की सपोर्ट में आएंगे। लेकिन बहरहाल इनडायरेक्ट सपोर्ट मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ईरान को मिलेगा, और मिल रहा है। आई थिंक ईरान को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और ईरान ने अभी तक रिक्वेस्ट भी नहीं की किसी से, ना रशिया से रिक्वेस्ट की, ना चाइना से रिक्वेस्ट की कि वो आएं। तो एक्सपेक्टेशन रखना भी आई थिंक प्रीमेच्योर है। आगे जाके हालात बताएंगे, शायद हो सकता है वो आ भी जाएं, ऐसा भी रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है इन्वॉल्व हो भी जाएं अगर मजबूरी पड़े। थैंक यू जॉन भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। व्यूअर्स, अगर आप जॉन भाई की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है जॉन हुसैन के नाम से, वहाँ पे जाइए। लेटेस्ट अपडेट ईरान क्राइसिस के हवाले से वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सर।